दिल्ली के मीना बाजार का जादुई लहंगा। दिल्ली शहर में आरती अपने पति पंकज के साथ रहती थी। उसकी शादी को 6 साल हो गए थे, परंतु उसे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। आरती जब गली के बच्चों की किलकारियां सुनती तो अपना कलेजा पीस कर रह जाती। वो रोजाना मंदिर जाकर माता रानी से एक ही चीज मांगा करती, हे माता रानी, आपने मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं दी, धन दौलत की भरमार दी है, परंतु ऐसे धन दौलत का क्या फायदा जिसे कोई खर्च करने वाला ही ना हो। अब तक मेरी गोद सोनी क्यों है माँ? कृपया मेरी झोली में भी संतान डाल दो। आरती ये सब बोलकर रोने लगती है और आखिरकार एक दिन माता रानी ने उसकी सुन ली। बहुत ही जल्द आरती ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने बड़ी ही प्यार से अन्नू रखा। अब उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आरती और पंकज ने बहुत ही प्यार से अन्नू का पालन पोषण किया। ऐसी ही अन्नू लाड प्यार में पलते हुए 12 साल की हो गई। एक दिन अन्नू बाहर घूमने की जिद करती है। माँ, मेरा मन बाहर घूमने का है, कहीं बाहर चलो ना। ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा को आने दो, फिर हम सब सारे कल ही कहीं घूमने चलते हैं। और फिर अगले दिन सभी तैयार होकर गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए जू गए। वहाँ तरह तरह के जानवर, पशु पक्षी को देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। अन्नू बहुत एंजॉय कर रही थी। तभी उसे एक प्यारा सा खरगोश दिखाई देता है। वाओ, कितना प्यारा खरगोश है ये। अरे, ये कहाँ भागा जा रहा है? अरे रुको प्यारे खरगोश। अन्नू उस खरगोश का पीछा करते हुए जंगल में बहुत आगे निकल जाती है। खरगोश तो उसकी नजरों से गायब हो जाता है, साथ ही वो अपने माता पिता से बिछड़ भी जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? हे भगवान, कितनी डरावनी जगह है ये। मम्मी, पापा, आप कहाँ हो? अन्नू वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से मेनका नाम की एक दुष्ट औरत गुजरती है। उसकी नजर अन्नू पर जाती है। उसे देखकर वो सोचती है, लगता है ये बच्ची खो गई है, ये मेरे बहुत काम आ सकती है। वो औरत अन्नू के पास जाती है और उससे कहती है, बेटा, क्या तुम अपने माता पिता को ढूंढ रही हो? हाँ आंटी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। अच्छा चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ाती हूँ, मेरे साथ चलो। इस तरह मेनका बड़ी चालाकी से अन्नू को बहला फुसलाकर अपनी झोपड़पट्टी में ले जाती है। इधर आरती और पंकज अन्नू को ना देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। अन्नू के पापा, देखिए ना, अन्नू काफी देर से दिखाई नहीं दे रही है, अभी तो यहीं खेल रही थी। अन्नू बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ आरती, अन्नू काफी देर से दिखाई नहीं दे रही है। अन्नू बेटा, बेटा कहाँ हो? वो दोनों अन्नू को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें अन्नू कहीं नहीं मिलती। अंत में वो लोग थाने में अन्नू की रिपोर्ट लिखवा आते हैं, लेकिन अन्नू का कहीं कोई पता नहीं चलता है। आरती का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। सुनिए जी, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, बहुत ही मिन्नतों से मांगा है मैंने उसे मैं नहीं खो सकती। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी। हे माता रानी, मेरी बच्ची की रक्षा करना। हिम्मत रखो आरती, हमें हमारी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। इधर दूसरी तरफ अन्नू अपने मम्मी पापा को ना पाकर बहुत रोती है और वो आंटी से पूछती है, आंटी, कितनी देर हो गई, अब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आए? आपने तो कहा था वो आ रही हैं। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मम्मी पापा, आप कहाँ हो? ये बोलकर अन्नू फूट फूट कर रोने लगती है। अन्नू को रोता देख मेनका गुस्से से कहती है, जब से आई है चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। सुन लड़की, अब बहुत हुआ तेरा ये रोना धोना, अपना रोना धोना बंद कर, वरना मार मार कर तेरा मुंह लाल कर दूंगी। एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरे माता पिता यहाँ नहीं आने वाले। अब से तू यहीं रहेगी और मेरे लिए भीख मांगने जाया करेगी और घर का सारा काम भी तू ही करेगी। मैं तुझे ऐसे ही उठाकर नहीं लेकर आई हूँ। अब जल्दी से झाड़ू उठा और पूरे घर की सफाई कर, और तुझे उसके बाद खाना भी बनाना है।
अन्नू मेनका के चंगुल में बुरी तरह फंस चुकी थी। वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। ऐसे ही कई साल बीत गए। वो लगातार मेनका का अत्याचार सह रही थी। ऐसी ही एक दिन, क्यों रही अन्नू, आज इतना कम भीख मांग कर क्यों लाई है? लगता है आजकल काम करने में तेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। नहीं तो आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि देखो कल के मुकाबले तो आज मुझे भीख में ज्यादा पैसे मिले हैं। मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा, समझी? वरना मार मार कर तेरा मुंह लाल कर दूंगी। चल जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर ला। अन्नू दुखी मन से मेनका के लिए खाना बनाने लगती है और फिर खाना बनाकर मेनका को परोस कर देती है और फिर बचा कुचा खाना खाकर वहीं जमीन पर सो जाती है। फिर अगली सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके अन्नू मंदिर के पास भीख मांगने चली जाती है। आज उसे भीख में अच्छे खासे पैसे मिल गए थे। वो शाम को खुशी खुशी सारे पैसे लेकर घर आती है और मेनका को देते हुए कहती है, अब तो खुश हो ना आंटी आप, आज मैं ज्यादा पैसे कमा कर लाई हूँ। 2 पैसे ज्यादा कमा कर लाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी आरती उतारूंगी। अब जा जल्दी से पानी भर कर ला, घर में पानी बिल्कुल भी नहीं है। फिर अन्नू दुखी मन से मटका लेकर कुएं पर से पानी भरने चली गई। अन्नू जब मटके में पानी भर के घर आ रही थी तभी अचानक एक पत्थर से टकरा गई और नीचे गिर गई और उसके सर पर रखा पानी का मटका जमीन पर गिरकर टूट गया। ये देखकर अन्नू बहुत डर जाती है। हे भगवान, मटका तो टूट गया, अब आंटी मुझे छोड़ेगी नहीं। अब मैं क्या करूं? आंटी तो मुझे खूब मारेगी। ये कहते हुए अन्नू वहाँ बैठकर रोने लगी। तभी आसमान से 2 परियां मीना बाजार से बहुत सारी शॉपिंग करके परीलोक लौट रही थी। अन्नू को रोता हुआ देखकर दोनों परियों को अन्नू पर दया आ जाती है। दोनों परियां अन्नू के पास आती है और उससे रोने का कारण पूछती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? परी जी, मेरा पानी का मटका टूट गया, अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? बस इतनी सी बात पर तुम रो रही हो? आपको नहीं पता परी, मेरे लिए ये छोटी सी बात नहीं है। अगर मैं पानी लेकर घर नहीं गई तो आंटी मुझे बहुत मारेगी और तो और वो मुझे खाना भी नहीं देगी। अरे बस मामूली सा मटका ही तो टूटा है, इतनी सी बात पर वो तुम्हें इतनी बड़ी सजा भला क्यों देगी? क्योंकि मैं उनकी कुछ नहीं लगती। मेरे माता पिता के खो जाने के बाद मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। पता नहीं मेरे मम्मी पापा कहाँ होंगे और मैं फिर कभी उनसे मिल पाऊंगी भी या नहीं। ये कहते हुए अन्नू उन परी को अपनी सारी बात बताती है। अन्नू की दुख भरी कहानी सुनकर परियों को भी बहुत दुख होता है। अन्नू की बात सुनकर परी कहती है, अन्नू तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही जल्द अपने माता पिता से मिल पाओगी। हम मीना बाजार से बहुत सारे लहंगे खरीदने आए थे क्योंकि हमारे परीलोक में शादी है और हमने सुना था कि दिल्ली के मीना बाजार के लहंगे बहुत अच्छे और फेमस होते हैं। हम यहाँ शॉपिंग करने आए थे और देखो हमने कितना सारा लहंगा खरीदा है। इनमें से एक लहंगा तुम रख लो। परी जी, भला मैं इस लहंगे का क्या करूँगी? ये मेरे किसी काम का नहीं है। अरे अन्नू, तुम इसे मामूली लहंगा मत समझो। इस मीना बाजार के लहंगे को हमने जादुई लहंगा बना दिया है। ये लहंगा उस दुष्ट आंटी को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो भविष्य में कभी किसी के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकेगी। इतना ही नहीं, ये लहंगा तुम्हें अपने माता पिता से भी मिलवा देगा जो तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अब बस तुम जल्दी से ये लहंगा पहन लो और इस लहंगे को पहनकर घर जाओ। उसके बाद तुम इसका जादू देखना। अच्छा तो अब हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। इतना बोलकर दोनों परियां वहां से उड़ जाती है। अन्नू वो लहंगा पहनकर घर पहुंचती है। अन्नू को इतने सुंदर लहंगे में घर आता देख मेनका उससे पूछती है, अरे तेरे पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? वैसे तो तू पानी भरने गई थी ना, तो पानी का मटका कहाँ है? आंटी, वो रास्ते में पानी का मटका टूट गया तो मैं पानी किसमें भरकर लाती, इसलिए मैं खाली हाथ घर आ गई। क्या कहा तूने? मटका टूट गया? अरे तेरे बाप ने ला कर दिया था क्या मटका, जो मटका तोड़ कर आ गई? ठहर जा, मैं अभी तेरी अकल को ठिकाने लगाती हूँ। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। ये कहते हुए मेनका एक मोटा सा डंडा उठाती है और अन्नू को जैसे ही मारती है वो डंडा फूलों की माला में बदल जाता है।
ये देखकर मेनका घबरा जाती है। अरे लगता है ये लड़की कहीं से जादू टोना सीख कर आई है, पर कोई बात नहीं, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ, तुझे तो मैं देख लूंगी। ये कहते हुए मेनका वहाँ से चली गई। अन्नू बहुत खुश हुई और फिर अगली सुबह मेनका चिल्लाते हुए अन्नू से बोली, अरे ओ महारानी, ये कोई सोने का वक्त है? सूरज सर पर चढ़ाया है और ये महारानी अभी तक चद्दर ताने सो रही है। ओ महारानी, जल्दी से उठ और फटाफट घर का काम कर, उसके बाद तुझे भीख मांगने भी जाना है। अन्नू उठकर कहती है, आंटी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आज नहीं जा पाऊंगी। लगता है कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है तुझ में, तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी मरम्मत तो करनी ही पड़ेगी, रुक जा तू। मेनका जैसे ही अन्नू को मारने के लिए आगे बढ़ी, बगल में रखा जादुई लहंगा अपने जादू से मेनका को हवा में उछालकर नीचे गिरा देता है। अन्नू को हाथ लगाने की गलती मत करना, अगर तुमने अन्नू को हाथ लगाया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, समझी दुष्ट पापी औरत। तूने अन्नू पर बहुत अत्याचार कर लिया, पर अब और नहीं। तुझे दिखाई नहीं दे रहा अन्नू की तबीयत खराब है? जा उसके लिए कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बना कर ला। लहंगे को बोलता हुआ देखकर मेनका डरी सहमी अन्नू के लिए रसोई में नाश्ता बनाने चली गई और उसने अन्नू के लिए गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाया और उसे बड़े प्यार से खिलाया। इस तरह जादुई लहंगे ने मेनका को अच्छा सबक सिखाया, परंतु अन्नू अभी भी कहीं न कहीं उदास थी। अन्नू को उदास देखकर लहंगा उससे पूछता है, क्या बात है अन्नू बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? अब तो मैंने मेनका को भी सुधार दिया है। जादुई लहंगे, मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। अन्नू बेटा बस इतनी सी बात, चलो जल्दी से तुम मुझे पहन लो और अपनी आंखें बंद करो। अन्नू जैसे ही उस लहंगे को पहनकर आंखें बंद करती है, तभी वो अपने घर में पहुंच जाती है। उसकी माँ एक फोटो को लेकर गले से लगाकर रो रही थी। मेरी प्यारी बच्ची कहाँ खो गई है? बेटी, क्या तुम्हें अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती? वापस आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, अब और नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर। अन्नू अपनी माँ को रोता हुआ देखती है और कहती है, माँ मैं आ गई हूँ माँ। अन्नू की आवाज सुनकर आरती नजरें उठाकर ऊपर देखती है और सामने अपनी बेटी को देखकर उसे कसकर गले लगा लेती है। बेटी, तू कहाँ चली गई थी बेटी? तुझे पता है हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितना याद किया तुझे, तू कहाँ थी? रुक जा, मैं तेरे पापा को फोन करके बताती हूँ कि तू घर वापस आ गई है। आरती जल्दी से पंकज को फोन करती है और उसे बताती है कि अन्नू घर वापस आ गई है। ये सुनकर पंकज भी बहुत खुश होता है और जल्दी से घर लौटता है। अन्नू बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? फिर अन्नू अपने माता पिता को अपने साथ घटित सारी घटना बताती है। ये सारी बातें सुनकर अन्नू के माता पिता को बहुत गुस्सा आता है। बेटी तुम चिंता मत करो, उस औरत को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे ताकि वो आगे से आइंदा किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। फिर अन्नू के माता पिता पुलिस को लेकर मेनका के घर पहुंचते हैं। पुलिस अंकल, गिरफ्तार कर लीजिए इस औरत को, इन्होंने ही मुझे अगवा किया था और मुझ पर बहुत अत्याचार किया था, आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। बेटा तुम चिंता मत करो, ये औरत पहले भी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा कर चुकी है, इसे तो अब हम देख लेंगे। उसके बाद पुलिस मेनका को पकड़कर ले जाती है और मेनका को उम्र कैद की सजा हो जाती है। इधर अन्नू अब अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई पर्स। राधा एक 7 साल की छोटी बच्ची थी। राधा के पिता की पिछले साल मृत्यु हो चुकी थी। पिता की मृत्यु होने के बाद माँ के अलावा राधा के पास अब कोई नहीं था। उसके पिता की मृत्यु होने के बाद उसके घर में बहुत गरीबी थी, जिस वजह से उनका खाने का गुजारा भी सही से नहीं हो पाता था। उसकी माँ फल बेचने का काम करती थी। राधा को स्कूल भेजने के बाद उसकी माँ फल बेचने जाती थी। दिन भर कड़ी मेहनत करके उसकी माँ सड़कों पर फल बेचा करती थी। फल ले लीजिए, फल देखिए कितने स्वादिष्ट और ताजे ताजे फल है, फल ले लीजिए। चलो हटो मेरे सामने से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे फल। राधा की माँ बड़ी परेशानियों को झेलते हुए
अपनी बेटी के लिए कमाती थी और उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। राधा की माँ अपने सामान में या अपने खाने पीने में कमी कर लिया करती थी, लेकिन राधा की परवरिश में कोई भी कमी नहीं आने देती थी। वो टाइम पर स्कूल जाती थी, टाइम पर ही अपने स्कूल की फीस भी जमा करती थी। उसकी माँ राधा का बहुत ध्यान रखती थी। माँ, मुझे एक कॉपी और पेंसिल चाहिए, मेरी कॉपी पूरी भर चुकी है। ये ले राधा 20 रुपए, इससे अपनी पेंसिल और कॉपी दोनों लेकर आ। और हाँ, वहाँ से कहीं और मत जाना, खेलने कूदने का समय अभी नहीं हुआ है। जाकर सामान लेकर आ। और क्या पता तुम कहीं गुम भी हो जाओ, इसलिए कहीं मत जाना। राधा भागती हुई स्टेशनरी की दुकान पर जाती है। वहाँ से वो अपने लिए कॉपी और पेंसिल और दुकानदार बदले में उसे 5 रुपए लौटा देता है। वो कॉपी और पेंसिल लेकर घर आ ही रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बुलाता है। वो बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे पर अपनी दुकान लगाया हुआ था। सुनो बेटा, मेरी भी दुकान से कुछ ले लो ना, आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। राधा को उस बूढ़े आदमी पर बहुत तरस आ जाता है, क्योंकि उस बूढ़े से आदमी की चमकती हुई आंखें दया की भीख मांग रही थी। फिर राधा उसे अपने 5 रुपए निकाल कर दे देती है और बोलती है, दादाजी ये लीजिए, इसके बदले में आप मुझे कुछ भी दे दो। राधा के इतना बोलते ही वो बूढ़ा आदमी राधा को एक सुंदर सा रंग बिरंगा पर्स थमा देता है। फिर राधा उस पर्स को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। राधा बेटा, आ गई तुम? जी माँ, मैं कॉपी और पेंसिल लेकर आ गई। अच्छा, वो बाकी बचे हुए पैसे लाओ, मुझे दे दो। माँ के इतना बोलते ही राधा अपनी माँ के हाथ में वो पर्स थमा देती है। अरे ये क्या है? तुमने क्या उस बचे हुए पैसों से ये पर्स खरीद लिया? जी माँ। पर क्यों बेटा? अभी तुम्हें पता है ना कि हम इस तरीके के खर्च नहीं कर सकते। पैसों की कितनी दिक्कत है अभी, और तुम ऐसे फिजूल खर्चे कर रही हो। पर माँ, आपके पास पर्स भी तो नहीं था, इसलिए मैंने पर्स ले लिया। मुझे माफ कर दो माँ। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, फालतू खर्च नहीं करना है, ठीक है ना बेटा? हाँ ठीक है माँ। आज राधा की माँ बहुत ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि उसने राधा के स्कूल की फीस 4 महीने से जमा नहीं की थी, और अब अगर इस बार भी उसकी माँ राधा की फीस जमा नहीं करती तो राधा को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सोच सोचकर उसकी माँ बहुत चिंतित हो रही थी और अपने आप से ही बोलती है, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, बस 400 रुपए बचे हैं, उसमें तो पूरी फीस भी जमा नहीं होगी। फिर वो सोचती है कि वो टीचर को अभी इतने ही पैसे देकर एक बारी मनाने की कोशिश करेगी और बाकी के पैसे कुछ और दिनों में देने के लिए कह देगी। फिर अगले दिन राधा की माँ राधा के स्कूल राधा को छोड़ने जाती है और उसकी फीस जमा करने भी जाती है। उस दिन उसकी माँ राधा के साथ वही पर्स लेकर जाती है जो राधा अपनी माँ के लिए खरीद कर लाई थी। दोनों ही स्कूल में पहुँच जाते हैं। फिर अचानक से राधा की माँ अपने पर्स में देखकर फिर राधा से बोलती है, अरे राधा, इसमें इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने तो इसमें सिर्फ 400 रुपए ही रखे थे, अब इसमें 2000 रुपए हैं। कहीं इसमें पहले से ही पैसे तो नहीं रखे थे तुमने? नहीं माँ, जब मैंने इसे लिया था तब इसमें कुछ भी नहीं था और मैंने भी इसमें कोई पैसे नहीं रखे। ये देखकर राधा और राधा की माँ दोनों ही बहुत आश्चर्य हुई, लेकिन वो उस दिन बहुत खुश भी हुए थे, क्योंकि अब उसे टीचर के सामने कम पैसे नहीं देने पड़ेंगे। राधा की माँ उसके स्कूल की पूरी फीस जमा करती है और वापस आ जाती है। फिर शाम को वो दोनों ही बाजार जाते हैं। फिर राधा बोलती है, माँ, मुझे बर्गर खाना है, वो देखो वहाँ पर बर्गर वाला खड़ा है, प्लीज माँ चलो ना। अच्छा हाँ राधा चलो। वहाँ जाकर राधा एक बर्गर ले लेती है। फिर उसकी माँ जब अपने पर्स में देखती है तो वो देखती है कि उसके पर्स में 1000 रुपए और आ गए हैं। ये देखकर उसकी माँ फिर बहुत खुश हो जाती है और वो आगे चलते हैं। अब दोनों एक सब्जी की दुकान पर आते हैं तो वहाँ भी फिर से ऐसा ही होता है। हर बार जब भी राधा की माँ पर्स को जितनी बार खोलती है
उन्हें हर बार पैसे उसमें बढ़े हुए मिलते हैं। और ये सब देखकर उसकी माँ राधा से बोलती है, अरे वाह राधा, ये तो चमत्कार हो गया। तुम ये पर्स कहाँ से लेकर आई थी? माँ, वो तो उस बूढ़े आदमी ने दिया था। कौन से बूढ़े आदमी ने बेटा? वही जिसकी मैंने मदद की थी। माँ, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और उसकी दुकान की सुबह से बोनी भी नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर बुलाकर बोला कि बेटा मुझे भूख लगी है और सुबह से मेरी दुकान की बोनी भी नहीं हुई है, तो क्या तुम मेरी दुकान से कुछ सामान खरीद लोगी? तभी माँ मैंने वो बचे हुए 5 रुपए उन्हें दे दिए और ये बोला कि आपका जो भी मन है वो सामान मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने ये पर्स दे दिया। शाबाश बेटा, मुझे लगता है ये सब उस बूढ़े आदमी की ही दुआ है हम पर। फिर राधा और उसकी माँ घर आ जाती हैं। अब उन दोनों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर एक दिन राधा के पड़ोस में रहने वाली एक शीला आंटी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, जो औरत गली गली भटक कर फल बेचा करती थी, आज वो घर से बाहर भी नहीं निकलती, फिर भी उसका घर इतना अच्छे से चल रहा है। कुछ तो बात जरूर है, जो ये पैसे कमाने भी नहीं चाहती और इसे पैसों की कमी भी नहीं होती। पता लगाना पड़ेगा। तभी उसी दिन राधा और उसकी माँ एक मंदिर में गरीब बच्चों को कुछ पैसे और खाना पीना दान करने जा रहे थे। वे दोनों जा ही रहे थे कि उन्हें पीछे से शीला देख लेती है और वो उनके पीछे पीछे जाने लगती है। वो दोनों मंदिर में पहुंचकर हाथ जोड़ रहे थे, तभी पीछे से शीला उन दोनों को देखती रहती है। उन दोनों को देखते देखते उसे ऐसा लगता है कि जो पर्स राधा की माँ के हाथ में है, शायद उसमें ही कोई जादू है। ये सब देखकर शीला वहाँ से वापस आ जाती है और फिर ये सोचने लगती है कि वो ये पर्स कैसे हासिल करे। तभी वो सोच विचार करके राधा के घर में खिड़की से घुसकर वो पर्स चुरा लेती है और वो अपने घर आकर सुबह होने का इंतजार भी नहीं करती और उस पर्स को खोलकर बैठ जाती है। उसे 2-3 घंटे पर्स खोले हुए हो गए थे, परंतु उसमें कोई भी जादू नहीं होता। ये देखकर वो परेशान होने लगती है। अरे, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस पर्स में कैसे जादू होगा? कैसे निकलता होगा इसमें से जादू? क्या पता इसमें ऐसा होता हो कि जो मैं पैसे रखूं वो डबल होकर निकले। ये सोचकर शीला अपने 2-3 हजार रुपए उसमें रख देती है। फिर वो 5 मिनट तक रुकी रहती है। उसे लगता है कि वो इस पर्स में जितना भी डाला है वो भी कम है। वो अपने सारे सोने के जेवर भी डाल देती है और जब वो 10 मिनट बाद उस पर्स को खोलती है तो उसमें से खूब सारे जादुई कीड़े निकलते हैं जो शीला के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो रात में ही बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और खूब जोर से इधर उधर भागने लगती है। इतना शोर सुनकर गांव के सभी लोग जमा हो जाते हैं और फिर शीला की चोरी पकड़ी जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी उस पर्स को उठाकर राधा के हाथ में दे देती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ये जादुई पर्स चुराने की कोशिश की थी और मैंने इसमें अपने सारे पैसे डाले, पर वो सारे कीड़े बन गए। वो पर्स राधा के हाथ में आते ही शीला के ऊपर से सारे कीड़े हट जाते हैं और अब राधा और उसकी माँ खुशी खुशी रहते हैं और वो अपने पर्स की मदद से और अपने जैसे गरीबों की बहुत मदद करते हैं।